पहले हाइपोथैलेमस की पोजीशन और स्ट्रक्चर के बारे में देखिए, मैंने पहले ही चीज कह दी कि हाइपोथैलेमस इज बेसिकली फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द डायनेसेफेलॉन, ठीक है जी। तो एंड इट इज बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ द मासेस ऑफ द ग्रे मैटर व्हिच इज बीइंग टर्म्ड एज द हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। इसको हम अभी थोड़ा सा आगे जाकर जो थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगी पिट्यूटरी ग्लैंड में, वहां पर इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, वर्ड बहुत सिंपल है। जो हाइपोथैलेमस है वो मासेस ऑफ द ग्रे मैटर हैं, ये चीज समझ आ जानी चाहिए, और उनको हम हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई कहते हैं, व्हिच इज बेसिकली कंटेनिंग द न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स व्हिच विल सिक्रीट द हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गया जी। अब क्या लिखता है, this hypothalamus is basically connected to the anterior pituitary lobe by blood capillaries of the hypophyseal portal system। देखिए, पोर्टल सिस्टम ने क्या कहा था, एक कैपिलरी दूसरे कैपिलरी के साथ में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या चीज लिखता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो आपके पास कहीं ना कहीं एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ में आपके पास कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम एंड विद द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी बाय एक्सॉन्स ऑफ इट्स न्यूरॉन। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैंने फिर से क्या चीज कही है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी हमें मालूम है दो लोब होती हैं, एक एंटीरियर लोब है, एक पोस्टीरियर लोब है, ठीक है जी। तो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी के साथ में वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आपके पास कनेक्टेड नजर आएगा, जो आपके पास हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम बनाते हुए नजर आएंगी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो आपके पास है उसकी लोब के साथ में जो है आपके पास कनेक्शन बताएगा ये हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ द न्यूरॉन्स दैट आर पासिंग थ्रू अ पिट्यूटरी स्टॉक। ये अभी हम थोड़ी सी देर में आपके पास एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा, तो वहां पर आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, नंबर 2, हॉर्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो देखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि न्यूरोसिक्रीटरी सेल जो है वो हाइपोथैलेमस के वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिनको हम न्यूरो हार्मोन्स का नाम देते हैं, ठीक है जी। तो ये न्यूरो हार्मोन बेसिकली आपके पास में दो तरह के हो सकते हैं, एक आपके पास रिलीजिंग और दूसरा आपके पास में इनहिबिटिंग। तो देखिएगा, रिलीजिंग फैक्टर्स और द इनहिबिटिंग फैक्टर्स यहाँ पर नाम दिया हुआ है, तो वर्ड पे ध्यान दीजिए। द न्यूरो हार्मोन्स आर कैरिड बाय द हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम टू दी एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस का मतलब हुआ एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। तो न्यूरो हार्मोन जो है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम की मदद से आपके पास एडिनोहाइपोफाइसिस तक पहुंचेंगे एंड दे विल स्टिमुलेट और इनहिबिट द रिलीज ऑफ द ट्रॉपिक हार्मोन्स फ्रॉम द एडिनोहाइपोफाइसिस। तो देखिएगा, एडिनोहाइपोफाइसिस जो है या एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो है वो अपने हार्मोन खुद से बना सकती है, लेकिन वो सीक्रेट नहीं कर सकती है। तो पर्टिकुलर उन आपके पास में जो ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द एडिनोहाइपोफाइसिस, उनको सीक्रेट होने के लिए रिलीजिंग और इनहिबिटिंग जो हार्मोन्स हैं हाइपोथैलेमस के, वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करते हैं। अगर रिलीजिंग हार्मोन होगा तो वो आपके पास एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी के हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा कि वो रिलीज हो उस जगह से, और जहां पर उसको जाकर जिस टारगेट ऑर्गन को आपके पास अफेक्ट करना है उसको अफेक्ट करे। वर्ड क्लियर होने चाहिए, तो वर्ड पे फिर से ध्यान दीजिएगा। द न्यूरो हार्मोन्स आर कैरिड बाय द हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम टू द एडिनोहाइपोफाइसिस एंड स्टिमुलेट और इनहिबिट द रिलीज ऑफ द ट्रॉपिक हार्मोन फ्रॉम द एडिनोहाइपोफाइसिस। अब ये जितने भी न्यूरो हार्मोन्स हैं इनका जो नेचर है ये प्रोटीनियस नेचर होते हैं एंड बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ द 3 to 20 अमाइनो एसिड्स। क्लियर, ये याद रहे चाहे ना रहे कोई बात नहीं, बस ये याद रखना है कि एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं या न्यूरो हार्मोन जो हैं वो आपके पास प्रोटीनियस होते हैं नेचर में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, थर्ड लिखता है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी कॉम्प्लेक्स। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल के बारे में ये बात कर रहा है, जरा ध्यान दीजिए, मैं इसको एक बार पढ़ूं फिर आप समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए, pituitary gland is closely related with the hypothalamus, both together form the hypothalamo pituitary complex. The hypothalamo pituitary system is a direct proof for the coordination between the hormonal and the nervous system. It regulates most of the physiological activities of the body and maintain होमियोस्टेसिस इनसाइड द बॉडी। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हाइपोथैलेमस जो है एक तरह से कनेक्शन है जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में है। तो ये जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का एक कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रही है, ये कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट प्रूफ है कि आपके पास हार्मोनल मीन बाय एंडोक्राइन सिस्टम और जो नर्वस सिस्टम है ये दोनों कोऑर्डिनेट कर कर काम करते हैं, और जो आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है बॉडी की उनको कहीं ना कहीं मेंटेन करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से होमियोस्टेसिस जो है वो मेंटेन हो पाएगी।
न्यूरो जो आपके पास सिक्रीटरी सेल्स हैं, दे आर बेसिकली नोन टू सिंथेसाइज टू हार्मोन। वन इज बेसिकली दी आपके पास ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड इज दी वेसोप्रेसिन व्हिच इज बीइंग स्टोर्ड इन देयर एक्सॉन एक्सटेंडेड इनटू अ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिएगा अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या चीज कही, मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज कही थी कि जो आपके पास न्यूरो हार्मोन्स हैं बीइंग कैरिड बाय द हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम टू अ एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा क्या लिखता है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स आर नोन टू सिंथेसाइज टू हार्मोन, वन इज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन व्हिच इज स्टोर्ड इन देयर एक्सॉन एक्सटेंडेड इनटू अ पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। देखो अब मैं दोनों में डिफरेंस कोट कर रहा हूं, क्या कोट किया, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में आपके पास पहुंचने के लिए न्यूरो हार्मोन को आपके पास में हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम की मदद लेने पड़ेगी, लेकिन वहीं पर जो आपके पास पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है जिसको हम बेसिकली आपके पास में कहते हैं कि वो एक तरह से स्टोरेज ऑर्गन है, वो आपके पास में पर्टिकुलरली न्यूरोसिक्रीटरी सेल जो है, जो हार्मोन आपके पास हाइपोथैलेमस से बनाकर दे रहे होंगे, उनकी स्टोरेज आपके पास में जो उन पर्टिकुलर आपके पास एक्सॉन्स होंगी जो एक्सटेंड होकर वहां से पोस्टीरियर लोब तक पहुंचेंगी, उन एक्सॉन के अंदर ही वो स्टोर रहेगा unless and until being required by the body, that is the time that particular hormone will be released by the posterior lobe of the pituitary, otherwise not. Clear? फिर से मैं लास्ट वर्ड ही में आपको बता दूं और इसको मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको अभी दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एक बार ये डायग्राम्स आपको समझ आ गए तो आपको पूरी चीज समझ आ जाएगी। चलिएगा जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं। देखो ये आपके पास में न्यूरोसिक्रीटरी आपके पास सेल्स के बारे में बताया गया, तो देखो यहाँ न्यूरोसिक्रीटरी सेल की ये जो एक्सॉन्स हैं, ये एक्सॉन्स आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आपके पास हार्मोन को लेकर आएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो दो तरह के हार्मोन हैं जो पोस्टीरियर लोब में है, वो है एक वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन। देखो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड द वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन बोथ। क्यों? क्योंकि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में आपके पास कोई भी ऐसा सेल अवेलेबल नहीं है जो एग्जैक्टली में वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को बना सकता था। तो न्यूरोसिक्रीटरी सेल जो आपके पास हाइपोथैलेमस के हैं, उन्होंने ही बेसिकली इन दोनों हार्मोन को बनाया, लेकिन अनलेस एंड अनटिल बीइंग रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, ये आपके पास पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट नहीं होंगे। ये सारे के सारे जो हार्मोन है, चाहे वो वेसोप्रेसिन है या ऑक्सीटोसिन है, इन एक्सॉन के अंदर आपके पास तब तक स्टोर रहेगा जब तक आपके पास बॉडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये पक्का से आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया। वर्डिंग चलिए दूसरा जरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप देखने की कोशिश करिएगा। तो ये देखिएगा, ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर लोब थी जी इस साइड की ओर को। तो ये आपने देखा यहाँ पर कि न्यूरोसिक्रीटरी सेल की जो बेसिकली आपके पास एक्सॉन्स हैं, इनके अंदर ये स्टोर रहेगा और ये पोस्टीरियर लोब जो है इन पर्टिकुलर हार्मोन की स्टोरेज करती हुई आपको नजर आएगी। अब जरा यहाँ पर देखिएगा, ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में जरा यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ वर्ड यूज किया है सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी है। देखो ये सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी है, ये आपके पास कैपिलरी बेड्स बनाती हुई आपको नजर आएगी। तो दो जगह पर कैपिलरी बेड्स आपको बनाते हुए नजर आए, और ये बेसिकली आपके पास जो पर्टिकुलरली जो हार्मोन्स हैं, जो हाइपोथैलेमस ने आपके पास जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन आपको बनाकर दिए हैं, इन्हीं पर्टिकुलर कैपिलरी बेड से होते हुए आपके पास इस पर्टिकुलरली एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में आपके पास में रिलीज होंगे। और एंटीरियर पिट्यूटरी लोब ने जो आपके पास में हार्मोन पहले बनाए होंगे, वो तभी जाकर यहां से बाहर निकल पाएंगे और अपना एक्शन कर पाएंगे जब हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन आपके पास में यहां तक पहुंचेगा। फिर से वर्डिंग्स पर ध्यान दीजिएगा, मैंने फिर से वर्ड क्या कहा, हाइपोथैलेमस जो है वो आपके पास में एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के हार्मोन नहीं बना रहा है, लेकिन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जो अपने हार्मोन खुद से बना सकती है, क्योंकि उसके पास वो पर्टिकुलर सेल्स अवेलेबल हैं कि वो हार्मोन बना सके, उसने वो हार्मोन बनाए। लेकिन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास में वो एबिलिटी नहीं है कि उसको सीक्रेट कर सके। वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से बाहर नहीं आएंगे। कब तक नहीं आएंगे? जब तक आपके पास इस हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू आपके पास हाइपोथैलेमस में आपके पास जो मैन्युफैक्चर हुए रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन है, वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक
नहीं पहुंचेंगे। तो ये पक्का से ध्यान देते हुए चलिए। जैसे मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल कोट कर देता हूं, जैसे मान लीजिए एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाती है। तो इसके पास एक हार्मोन है जिसका नाम है टीएस और एच। तो देखिए टीएसएच तो बना लिया एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ने, लेकिन यहां से बाहर नहीं आएगा। वो तभी यहां से बाहर आ सकता है जब इस पर्टिकुलर कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू आपके पास एक हार्मोन जो हाइपोथैलेमस ने बनाया हुआ है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो जब ये रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक पहुंचेगा तो आपके पास टीएसएच स्टिमुलेट होगी और ये टीएसएच इस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलकर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी ताकि वो एक्ट कर पाए। अगर इसी टीएसएच का एक्शन बॉडी को स्टॉप करवाना होगा तो आपके पास इसी कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू या हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू आपके पास में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन आएगी जो इस टीएसएच के रिलीज को कम कर देगी या बंद कर देगी ताकि थायराइड आपके पास जो ग्लैंड है वो फंक्शन ना करे। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल कोट किया है, ऐसे बहुत सारे हार्मोन हैं जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में आपके पास बनते हैं जिनका एक्शन नहीं हो पाता है अनलेस एंड अनटिल इनहिबिटिंग या रिलीजिंग हार्मोन आपके पास हाइपोथैलेमस से इस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक रीच करे। अब देखिएगा जरा इसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को आप वापिस से, ठीक है। तो इस जरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को आप वापिस देखें तो देखो यहां पर आपके पास में एट द बेस ऑफ स्कल आपके पास यहां पर हाइपोथैलेमस नेचर ने एग्जैक्टली में एग्जिस्टेंस में दिखाया हुआ। तो अगर आपको याद हो तो मैंने जब पर्टिकुलरली मूवमेंट एंड लोकोमोशन का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था एट द बेस ऑफ द स्कल देयर इज अ बोन दैट इज बीइंग टर्म्ड एज द स्फिनोइड बोन। और स्फिनोइड बोन का एक पार्ट हमने कहा था जिसका कहा था नाम हमने दैट इज सेला टर्शिका। तो हमने कहा था सेला टर्शिका जो होती है वो आपके पास में पिट्यूटरी ग्लैंड को आपके पास प्रोटेक्ट करने का काम करती है और पार्शियली आपके पास इस हाइपोथैलेमस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ध्यान दीजिएगा जो हाइपोथैलेमस है वो भी एट द बेस ऑफ द स्कल आपके पास प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी एट द बेस ऑफ द स्कल ही प्रेजेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड को आपके पास प्रोटेक्ट करने वाली जो बोन है वो आपके पास है सेला टर्शिका विच इज अ पार्ट ऑफ द स्फिनोइड बोन एंड दिस पर्टिकुलर बोन इज आल्सो प्रिवेंटिंग द या प्रोटेक्टिंग द हाइपोथैलेमस पार्शियली। तो ये आपको फिर से ध्यान देते हुए चलना है कि हाइपोथैलेमस को प्रोटेक्ट करने वाली बोन कौन सी है। तो ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन मैंने फिर से आपको डिक्टेट कर दी कि ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। चलेगा अब देखिएगा आपके पास में जो पर्टिकुलर न्यूरो हार्मोन्स हैं जो आपके पास हाइपोथैलेमस ने आपको बनाकर दिए और वो आपके पास न्यूरो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी तक आपके पास में रीच करेंगे। तो दो तरह के हार्मोन है, मैंने फिर से कहा, एक आपके पास रिलीजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं और एक आपके पास में इनहिबिटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। तो देखिएगा हम एक एक कर इन सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे और उनके पर्टिकुलर इफेक्ट भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिएगा एक एक कर देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके पास में दैट इज द हार्मोन दैट इज रिलीजिंग हार्मोन दैट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द हाइपोथैलेमस। तो पहला है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन। इट बेसिकली आपके पास में जो फंक्शन करेगा वो यही था कि हमने कहा था कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी ने जो बनाया है उसको स्टिमुलेट करवाकर उससे पर्टिकुलर एक्ट करवाने का ये रोल प्ले करेंगे। सेकंड आती है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये सिंपली क्या करने वाला है जो एसीटीएच आपके पास में एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी बनाती है उसको वहां से रिलीज करवाने का काम करेगा ताकि एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है अपना फंक्शन अच्छे से कर पाए। थर्ड आती है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। इसको बहुत कॉमनली हम ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से जो ग्रोथ हार्मोन आपके पास बना हुआ है उसको रिलीज करवाने के लिए आपको बेसिकली इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये सारे यहां देखिएगा जरा, यहां पर सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन कहा है जिसको ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कह रहे हैं। यहां दूसरा वर्ड देखिएगा सोमैटोस्टैटिन है। तो सोमैटोस्टैटिन क्या होते हैं? ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो सोमैटोस्टैटिन हैं ये बेसिकली जो ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ने आपके बनाया है उसका एक्शन नहीं होने देंगे। तो सोमैटोस्टैटिन क्या है? बेसिकली ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है बेसिकली। तो ये इनहिबिटिंग हो गया। उसके बाद आती है नेक्स्ट इज दी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या बेसिकली रिलीजिंग फैक्टर। तो देखिएगा गोनाडोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है व्हिच इज बीइंग डिवाइडेड इनटू दिस पर्टिकुलर पार्ट्स। वन इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, सेकंड इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, या आपके पास में इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर।
सिंपल क्या मतलब हुआ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आपके पास में एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ने बनाया वो तभी एक्ट कर पाएगा जब आपके पास गोनेडोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर आपके पास हाइपोथैलेमस से एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक पहुंचेंगे। सेम इज द सिचुएशन विद द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सेम इज द सिचुएशन विद द इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तभी एक्ट कर पाएंगे जब ये आपके पास में रिलीजिंग फैक्टर जो गोनेडोट्रोफिक वाले हैं ये वहां तक पहुंचेंगे। अगर ये आपके पास यहां पर गोनेडोट्रोफिक हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर आपके पास अगर रिलीज होना शुरू हो गए तो एक्शन इन पर्टिकुलर हार्मोन का नहीं होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती है आपके पास प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जो प्रोलैक्टिन आपके पास में एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ने बनाया वो तभी आपके पास एक्ट कर पाएगा अगर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो आपके पास में इस पर्टिकुलर हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाया जाएगा। सेम इज द सिचुएशन की प्रोलैक्टिन अपना एक्शन तब तक नहीं कर पाएगी जब तक आपके पास प्रोलैक्टिन आपके पास रिलीजिंग हार्मोन नहीं होगा और उसकी जगह के ऊपर आपके पास प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग फैक्टर आपके पास में हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी जो फैक्टर होती है उसका नाम है डोपामीन। तो डोपामीन जो होती है वो प्रोलैक्टिन के रिलीज को या उसके एक्शन को आपके पास स्टॉप करवाती है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देते हुए चलना है। उसके बाद देखिएगा एक और हार्मोन है जिसका नाम है मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। आपके पास में मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी से आपके पास एक हार्मोन रिलीज होती है जिसको बोलते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन तभी आपके पास एक्ट कर पाएगी अगर मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाकर उस मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी के अंदर पहुंचा हुआ होगा। तो देखिएगा जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं मिडल लोब ऑफ द पिट्यूटरी जो है उनके अंदर अनफंक्शनल होती है, तो वो आपके पास मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाने का काम उन हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी करती है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के अंदर बेसिकली आपके पास एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ही मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपको बनाती हुई नजर आएगी। सेम अगर उसी मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की आपके पास एक्शन को स्टॉप करवाना है तो हाइपोथैलेमस जो है मिलेनोफोर इनहिबिटिंग फैक्टर आपके पास रिलीज करता है जो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक्शन आपके पास में होने नहीं देगा या उसको स्टिमुलेट नहीं करेगा ताकि उसका एक्शन ना हो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। चलिएगा देखिएगा, नेक्स्ट आती है आपके पास ग्लैंड दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया। लोकेशन हमें पता लग गई है कि एट द बेस ऑफ द स्कल प्रेजेंट है। स्फीनोइड बोन का एक पार्ट है जिसको सेला टर्शिका कहते हैं। उस सेला टर्शिका से बेसिकली आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड आपको प्रोटेक्टेड नजर आएगी। ये सारी चीज हम पहले बता चुके हैं, ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहले भी पूछे जा चुके हैं। अब जरा ध्यान देखिएगा पिट्यूटरी की आपके पास दो लोब्स के बारे में डिस्कशन की जाती है। तो देखिएगा यहां पर एक पोस्टीरियर लोब है इस साइड की ओर को और एक एंटीरियर लोब है इस साइड की ओर को। देखिए तो आपके पास इस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के आपके पास तीन हिस्से यहां पर नजर आ रहे हैं, एक पार्स ट्यूबरैलिस, दूसरा आपके पास पार्स इंटरमीडिया और थर्ड आपके पास पार्स डिस्टलिस। पोस्टीरियर लोब में आपको एक ही हिस्सा यहां पर नजर आएगा जिसको हम पार्स नर्वोसा कहते हैं। देखिएगा ये बहुत सारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्सिटी को हमने थोड़ा सा दूर करने के लिए हमने थोड़ी सी चीजों को आपको बताने की कोशिश की। देखिए कई बुक्स के अंदर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के लिए दो वर्ड्स यूज किए गए होंगे। एंटीरियर लोब के लिए वर्ड यूज किया जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस। अब एडिनोहाइपोफाइसिस जो है वो कलेक्टिवली पार्स डिस्टलिस, पार्स ट्यूबरैलिस और पार्स इंटरमीडिया को इकट्ठा कर कहते हैं। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एग्जैक्टली में इन तीनों में से किसने बनाकर दी है, तो मेन है आपके पास पार्स डिस्टलिस। वर्ड क्या है जी? पार्स डिस्टलिस जो है वो आपके पास सबसे बड़ा हिस्सा है एडिनोहाइपोफाइसिस का, जो आपको यहां पर भी नजर आएगा। इसीलिए एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जब हम वर्ड यूज करते हैं तो उसको पार्स डिस्टलिस के नाम से लिखते हैं। लेकिन जब एडिनोहाइपोफाइसिस हम वर्ड यूज करेंगे तो एडिनोहाइपोफाइसिस कलेक्टिवली यूज की जाती है पार्स डिस्टलिस, पार्स ट्यूबरैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया से। पार्स इंटरमीडिया इज द इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी। मिडल लोब ऑफ द पिट्यूटरी को हम पार्स इंटरमीडिया का नाम देते हैं। तो ये भी आपको पक्का से ध्यान होना चाहिए क्योंकि ये भी कई बार हमने देखा है कि क्वेश्चन आपसे पूछी गई है। चलिएगा दूसरी आती है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस इज नथिंग बट द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी दैट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द पार्स नर्वोसा। देखिएगा अब ये चाहे पार्स ट्यूबरैलिस है, पार्स इंटरमीडिया है, पार्स डिस्टलिस है, पार्स नर्वोसा है, ये कोई भी चीजें हो, ये सारी की सारी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन वाली आपके पास चीजें हैं जो लेटर ऑन आपके पास में
लोब्स ऑफ द पिट्यूटरी आपको बनाती हुई नजर आएंगी, लेकिन आपने फिर भी ध्यान रखना है पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी इज स्पेसिफिकली बीइंग फॉर्म्ड बाय द पार्स नर्वोसा एंड द पार्स डिस्टालिस इज बेसिकली फॉर्मिंग द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। एडिनोहाइपोफाइसिस कलेक्टिवली बीइंग टर्म्ड एज द, या कलेक्टिवली हम बोलेंगे पार्स डिस्टालिस, पार्स ट्यूबरेलिस और पार्स इंटरमीडिया को इकट्ठा कर, और आपके पास में न्यूरोहाइपोफाइसिस हम कहेंगे दैट इज द पार्स आपके पास पर्टिकुलरली दैट इज नर्वोसा को। क्लियर हो गया जी? तो ये वर्डिंग्स आपको फिर से थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलनी, क्योंकि ये चीज आपको पूछी जाती है। अब देखो लास्ट पार्ट के ऊपर आपके पास यहां पर क्या लिखा कि पिट्यूटरी बॉडी क्या होती है, या हाइपोफाइसिस सेरिब्राई किसको कहते हैं। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस को इकट्ठा कर हम आपके पास हाइपोफाइसिस सेरिब्राई वर्ड या पिट्यूटरी बॉडी वर्ड यूज किया करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से आपको बता दूं, एडिनोहाइपोफाइसिस इकट्ठा कर बोलेंगे पार्स डिस्टालिस, पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया को। पार्स डिस्टालिस जो है वो आपके पास एडिनोहाइपोफाइसिस का सबसे बड़ा हिस्सा है, और ये सबसे बड़ा हिस्सा एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी कहा जाता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो आपके पास में पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी है, जो पार्स नर्वोसा आपको बनाकर देती है। तो ये थोड़ा सा आपको डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आपको पक्का से याद रहने चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा कहां जहां पर भी मैं अगर मान लीजिए एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ना वर्ड यूज करूं और वर्ड यूज कर दूं एडिनोहाइपोफाइसिस, तो आप समझ लीजिएगा कि मैं बात कर रहा हूं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के बारे में और वहां पर पार्स डिस्टालिस के बारे में। तो चलिएगा अब देखेंगे जी हार्मोन दैट आर बीइंग सीक्रेटेड बाय द एडिनोहाइपोफाइसिस मीन बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो देखिएगा क्या लिखता है, जितने भी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के हार्मोन हैं ये प्रोटीनियस होते हैं नेचर में, जिसमें सबसे पहला हार्मोन आती है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। देखिएगा यहां पर ये पर्टिकुलर जो आपके शॉर्ट फॉर्म्स भी लिखी हुई है, जीएच या एसटीएच हम इसको वर्ड यूज करते हैं। तो देखिएगा आपके पास ये ग्रोथ हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके अंदर आपके पास सेल्स पड़े हुए हैं जिनको हम सोमैटोट्रॉफ सेल्स कहते हैं या अल्फा एसिडोफिल्स कहते हैं, जो बेसिकली ये ग्रोथ हार्मोन आपको बना कर देते हैं। तो मेजर फंक्शन यही है कि ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के ऊपर आपके पास इफेक्ट डालेगा। तो इफेक्ट क्या क्या डालेगा ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के ऊपर, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा ग्रोथ किस तरह से अफेक्ट करेगा। तो बोन्स में आपके पास में अफेक्ट करेगा उसकी लेंथ को बढ़ाने के अंदर। सॉफ्ट टिश्यू जो है बेसिकली उसके अंदर आपके पास क्या क्या काम करा सकता है। तो नंबर 1, ग्रोथ हार्मोन प्रमोट माइटोसिस एंड इंक्रीजेस नंबर ऑफ सेल्स इन मेनी ऑर्गन एंड टिश्यूज, बेसिकली लीवर एंड द मसल। तो ध्यान दीजिएगा कभी कभार टारगेट ऑर्गन्स के बारे में पूछा जाता है कि ग्रोथ हार्मोन किन किन ऑर्गन को टारगेट कर सकता है। तो देखिए बोन्स को सबसे पहले टारगेट किया, उसके बाद आपके लीवर और मसल्स को यहां पर आपके पास टारगेट करता हुआ ये नजर आ रहा है। तो जब भी लीवर और मसल को टारगेट कर रहा है तो कर क्या रहा है, माइटोसिस को प्रमोट करता है, सेलुलर नंबर इंक्रीज करवाने में ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। नंबर 2, growth hormone stimulate the growth of the muscle and cartilage due to increase in the synthesis of the collagen, muscle grow in bulk। देखिए सिंपल सी बात है, मसल क्या है, स्केलेटल मसल क्या होती है, मेनली कोलेजन का आपके पास क्लस्टर। तो कोलेजन का नंबर या उसकी सिंथेसिस को इंक्रीज करवाने के लिए, तो मसल की ग्रोथ को करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वो भी आपके पास में ग्रोथ हार्मोन ही है। तो ये पक्का से ध्यान देते हुए चलना है कि बोन में आपके पास इलोंगेशन करवाएगा, उसकी लंबाई को बढ़ाएगा, और सॉफ्ट टिश्यू के अंदर माइटोसिस और उनके सेल नंबर को इंक्रीज करवाकर कोलेजन के फाइबर का नंबर इंक्रीज करवाएगा, उसका बल्क इंक्रीज करवाएगा, ताकि मसल की स्ट्रेंथ या मसल की ग्रोथ आपके पास में हो सके। अब मेटाबॉलिज्म के ऊपर किस तरह से एग्जैक्टली में इस ग्रोथ हार्मोन ने इफेक्ट किया, तो देखिएगा जब हम मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट के बारे में बात करेंगे तो इट विल प्रमोट द लाइपोलिसिस। लाइपोलिसिस का मतलब क्या होता है, लिपिड का ब्रेकडाउन करवाएगा। तो लिपिड का जब भी ब्रेक डाउन करवाएगा तो आपके पास फ्री फैटी एसिड का लेवल जो है वो प्लाज्मा के अंदर आपके पास राइज कर जाएगी। और देखिएगा वर्ड क्या लिखा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन फैट इज यूज्ड फॉर एनर्जी इन प्रेफरेंस टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ड्यू टू दिस प्रोटीन डेपोजिशन इज बेसिकली इंक्रीजिंग। देखिएगा जब भी आपके पास ग्रोथ हार्मोन एक आपके पास बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से काम करती है तो होता क्या है, इसका काम है लिपिड को ब्रेक डाउन करवा। तो लिपिड का जब भी ब्रेक डाउन होगा तो आपको मालूम है कि फ्री फैटी एसिड आपके पास में बनेंगे। तो फ्री फैटी एसिड जो होंगे
वो आपके पास कहीं ना कहीं बॉडी यूटिलाइज करने की कोशिश करेगी ताकि आपको एनर्जी मिल सके, और उसके मुकाबले में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो आपके पास कहीं ना कहीं बॉडी जो है यूटिलाइज नहीं करेगी, और वो पर्टिकुलर जो प्रोटीन नेचर ने यूटिलाइज नहीं की है, बॉडी ने यूटिलाइज नहीं की है, वो आपकी बॉडी के अंदर आपके पास जहां जहां उसकी जरूरत होती है उस जगह पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ हार्मोन एक तरह का एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक क्यों है? क्योंकि प्रोटीन जो है उसका ब्रेकडाउन नहीं करवा रहा है, वो यहां पर उस प्रोटीन का बेसिकली क्या करवा रहा है? डेपोजिशन, जहां जहां उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये पक्का से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलेगा, नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट हुआ? तो देखिए, जब भी ग्रोथ हार्मोन आपके पास वर्क करेगी तो हाइपरग्लाइसीमिया होती है। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या हुआ? बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड के अंदर जो है वो जरूरत से ज्यादा होने की कोशिश करती है। जब भी हाइपरग्लाइसीमिया होगी तो जो ग्लूकोज होते हैं वो सेल पिकअप नहीं करते हैं, और उसी की वजह से डायबिटीज होने का खतरा हो जाता है। इसीलिए इस ग्रोथ हार्मोन को डायबेटोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये भी आपने पक्का से याद देना है। जब भी गेस्टेशन पीरियड चल रहा होता है, फीमेल की प्रेगनेंसी जब भी चल रही होती है, तो उस दौरान बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जो फीमेल होती है वो भी ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर रही होती है, और जो प्लेसेंटा होता है फीटस का वो भी ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो उस दौरान में कभी कभार गेस्टेशनल डायबिटीज फीमेल को हो जाती है, विच इज अ टेम्परेरी थिंग। जैसे ही आपके पास वो गेस्टेशन पीरियड आपके पास ओवर हो जाएगी, जो वो आपके पास जो हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा होता है वो आपके पास में खत्म हो जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो आपके पास पूरा का फॉर्म होकर उसके बाद बच्चा जो है आपके पास में जन्म ले लेता है। तो आपके पास एग्जैक्टली में ग्लूकोज उतना बॉडी के अंदर अवेलेबल नहीं होगी जितनी पहले अवेलेबल हो रही थी, और ग्लूकोज जो है वो अपटेक अब आराम से सेल कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ ग्रोथ हार्मोन जो है मदर वाला ही अवेलेबल होगा, बच्चे वाला अवेलेबल नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन ग्रोथ हार्मोन एक डायबेटोजेनिक हार्मोन जरूर है। चलिएगा, उसके बाद देखिएगा प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है बेसिकली वहां पर क्या हुआ? ग्रोथ हार्मोन बेसिकली इंक्रीजेस अमाइनो एसिड अपटेक बाय द सेल्स ऑफ द लीवर एंड द मसल एंड हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए मैंने ध्यान दीजिए यहीं पर इस चीज के बारे में आपको बता दिया जब फैट के बारे में हम पढ़ रहे थे, कि जब भी आपके पास ग्रोथ हार्मोन एक्ट करेगी तो लाइपोलिसिस को बढ़ाएगा, लिपिड का ब्रेकडाउन बढ़ाएगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं होगा बल्कि उसकी डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगा, और मेनली आपके पास में प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो आपके पास होना शुरू हो जाती है। जो फ्री अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सेल आपके पास में जो लीवर के हैं और मसल के, वो आपके पास उन अमाइनो एसिड्स को स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम एग्जैक्टली में आपके पास में ये ग्रोथ हार्मोन करता हुआ आपको नजर आएगा। चलेगा, अब लास्ट लाइन को एक बार पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्या लिखता है? इन द प्रेजेंस ऑफ थायरॉक्सिन एंड इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन बिकम्स मोर एक्टिव एंड स्टिमुलेट द बॉडी ग्रोथ। In this way, this hormone is important for the growth of the body. देखिएगा, हमें मालूम है कि जो मेटाबॉलिज्म है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है बॉडी का, उसको आपके पास मेंटेन करवाने के लिए कहीं ना कहीं थायरॉक्सिन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इंसुलिन जो है वो भी आपको इसलिए जरूरत है क्योंकि सेल जो है वो तभी ग्लूकोज को अपटेक करेगा जब इंसुलिन का नॉर्मल लेवल बॉडी के अंदर मेंटेन होगी। तो देखिएगा, ग्रोथ हार्मोन जब भी आपके पास में थायरॉक्सिन और इंसुलिन नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर आपके पास बॉडी के अंदर रिलीज होंगे तो ज्यादा बेटर वे में ग्रोथ हार्मोन वर्क कर पाती है, अदरवाइज इसको वर्क करने में थोड़ी सी मुसीबतें आती हैं। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि डिजीजेस कौन सी प्रोड्यूस होंगी। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था कि हार्मोन जब भी जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में या जरूरत से कम क्वांटिटी में, मीन बाय या तो हाइपर सिक्रीशन हो या हाइपो सिक्रीशन हो किसी भी हार्मोन की, तो डिजीजेस आपके पास में प्रोड्यूस होती है। तो चलिएगा, हम यहां पर ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड जो हाइपर सिक्रीशन या हाइपो सिक्रीशन से जो डिजीजेस होंगी उनके बारे में हम डिस्कशन करें। तो सबसे पहले आपके पास में अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए, मीन बाय हाइपो सिक्रीशन ऑफ द सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है, तो डेफिशिएंसी जो है आपके पास में वो बेसिकली क्या लीड डाउन करती है? ड्वार्फिज्म। लंबाई बच्चे की नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लंबाई बढ़ाने के लिए आपके पास में बोन की इलोंगेशन जरूरी है, और बोन की अगर इलोंगेशन नहीं होगी तो आपके पास में ड्वार्फिज्म प्रोड्यूस होगी। अब देखिएगा, यहां पर कुछ वर्डिंग्स लिखी हुई है, उसको भी एक बार ध्यान देते हैं। देखिएगा, ड्वार्फिज्म ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज बीइंग टर्म्ड एज द एटिलियोसिस। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा,
dwarfism due to the defect of the pituitary gland is being termed as the ateliosis and these dwarfs are being termed as the midgets. याद करिएगा, अगर आपको ध्यान हो तो मिडगेट डिजीज के बारे में पढ़ाया जाता है। तो मिडगेट डिजीज क्या होती है? इट इज नथिंग बट द डिफेक्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके अंदर आपके पास में बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ती है और उसी को हम मिडगेट डिजीज कहते हैं। तो वर्डिंग्स पर फिर से ध्यान देना है। ड्वार्फिज्म इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द हाइपोसिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। और इस मिडगेट डिजीज के अंदर क्या होता है? फिजिकली और मेंटली तो बच्चा जो है वो आपके पास पूरी तरह से नॉर्मल रहता है, लेकिन सेक्सुअल मैच्योरेशन जो है वो आपके पास बच्चे की डिले हो जाती है। तो ये आपके पास में कहीं ना कहीं पर्टिकुलर हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होगा। चलिएगा, नंबर 2 आता है आपके पास में हाइपर सिक्रीशन अगर हो जाए, जरूरत से ज्यादा बॉडी के अंदर आपके पास कहीं ना कहीं ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो जाए तो क्या होगा? तो देखो वर्डिंग्स पे क्या लिखा है, देखिएगा, अनलेस एंड अनटिल आपके पास बच्चे जो है वो प्यूबर्टी तक रीच नहीं करता है, तो प्यूबर्टी से पहले आपके पास अगर आपके पास ग्रोथ हार्मोन अगर बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन सी डिजीज होगी? और अगर उसके बाद अगर आपके पास रिलीज हो, मीन बाय जो प्यूबर्टल स्पर्ट आ गई है उसके बाद अगर आपके पास इसका रिलीज होना जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उस समय क्या डिजीज होगी? तो ध्यान दीजिएगा, एक एक कर हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या लिखता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ द सोमैटोट्रोफिक हार्मोन ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन इन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस a higher quantity of the amino acid is supplied to the body cells. तो वर्ड नंबर 1 ध्यान दीजिए, epiphyseal cartilage present on the edges of the bone does not convert into bone for a long time. ठीक है जी। Thus bones of the leg and hands become very long and height of that person increases very much, body become imbalanced and this is being termed as the gigantism. वर्ड क्या है जी? देखिए क्या वर्ड यूज करता है, वर्ड ये यूज कर रहा है, आपके पास जो बच्चे की एपिफाइजियल प्लेट है अभी तक वो क्लोज नहीं हुई है। तो एपिफाइजियल प्लेट जब क्लोज नहीं हो पाती है तो लगातार उसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट की डेपोजिशन होती रहती है, और जब भी उस पर्टिकुलर कैल्शियम और फॉस्फेट की डेपोजिशन होती रहेगी तो लंबाई जो है बोन की जरूरत से ज्यादा बढ़ती हुई रहेगी। और अगर ये चीज प्यूबर्टल स्पर्ट से पहले होती है तो चिल्ड्रंस के अंदर इस डिजीज को हम गाइगेंटिज्म का नाम देते हैं। लेकिन अगर आपके पास में मान लीजिए जो एपिफाइजियल प्लेट है आपके पास में वो क्लोज हो जाती हैं, तो कैल्शियम और फॉस्फेट की डेपोजिशन लॉन्ग बोन पर नहीं होती है, और जब ये चीज लॉन्ग बोन पर नहीं होती है तो उस दौरान में जो शॉर्ट बोन्स होती हैं उन शॉर्ट बोन्स के ऊपर आपके पास लगातार कैल्शियम और फॉस्फेट की डेपोजिशन होती रहेगी, और जब भी इनकी चीजों की फॉस्फेट की या कैल्शियम की डेपोजिशन होती रहेगी जो छोटी बोन है वो बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। जैसे आपके पास जॉ बोन हो गई, जैसे आपके पास में फेलेंजीज हो गए, कार्पल्स हो गए, मेटाकार्पल्स हो गए, टार्सल्स हो गए, मेटाटार्सल हो गए, इनकी लंबाई जरूरत से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, और जो डिजीज प्रोड्यूस होती है उसको हम अडल्ट के अंदर एक्रोमेगैली कहते हैं, जिसके अंदर जो आपके पास गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, तो ध्यान दीजिएगा गोरिल्ला के अगर आपने हाथ देखे हो, पांव देखे हो तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। उसका कारण आपके पास क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। हमारी पर्टिकुलर अडल्ट की बॉडी के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, एपिफाइजियल जो आपके पास प्लेट्स हैं लॉन्ग बोन के एंड के ऊपर वो पूरी तरह से क्लोज हो चुकी हैं, उनके अंदर अगर आपके पास कैल्शियम और फॉस्फेट डिपोजिशन नहीं हो रही है तो जो शॉर्ट बोन्स होंगी उनके अंदर आपके पास कैल्शियम और फॉस्फेट लगातार डिपॉजिट होती रहेगी और उनकी लंबाई बढ़ना शुरू हो जाती है, और गोरिल्ला लाइक आपके पास अपीयरेंस अडल्ट्स के अंदर आना शुरू हो जाती है, और इस डिजीज को हम एक्रोमेगैली के नाम से जानते हैं। फिर से मैं लास्ट में एक बार फिर दोहरा दूं, हाइपोसिक्रीशन ऑफ दी ग्रोथ हार्मोन की वजह से आपके पास डिजीज प्रोड्यूस होगी जिसको ड्वार्फिज्म कहते हैं या मिडगेट डिजीज कहते हैं। दूसरा, अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए आपके पास उसी ग्रोथ हार्मोन की तो चिल्ड्रंस के अंदर जो डिजीज प्रोड्यूस होगी वो है गाइगेंटिज्म। डिजीज क्यों प्रोड्यूस हुई? क्योंकि आपके पास जो लॉन्ग बोन की एपिफाइजियल कार्टिलेज है वो अभी तक क्लोज नहीं हुई है, उसके अंदर लगातार कैल्शियम और फॉस्फेट की डेपोजिशन हो जा रही है। जब ये डेपोजिशन हो जा रही है तो जो लंबी बोन्स हैं वो और ज्यादा लंबी होना शुरू हो जाएंगी और लंबाई जरूरत से ज्यादा पर्सन की बढ़ जाएगी। एक्रोमेगैली के अंदर आपके पास में क्या हुआ, क्योंकि एपिफाइजियल प्लेट जो है अडल्ट की वो क्लोज कर गई थी, तो अब आपके पास में जो डेपोजिशन हो रही है कैल्शियम फॉस्फेट की वो शॉर्ट बोन के ऊपर हो रही है, तो शॉर्ट बोन्स लंबी होना शुरू हो जाए।
अब आपके पास जो डिजीज प्रोड्यूस हुई उसको हमने एक्रोमेगाली कह दिया, और उसमें जो अपीयरेंस आती है वो गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस होती है। तो ये सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान रखनी है कि ग्रोथ हार्मोन ने किस तरह से आपके पास एक्ट किया, हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन दोनों की वजह से क्या क्या डिफेक्ट आपके पास में प्रोड्यूस होंगे।